नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। घड़ी में 8 बज चुके हैं और इस वक्त की सबसे अहम खबर यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव का एग्जिट पोल आ चुका है। बिना देरी किए सबसे पहले आपको एग्जिट पोल के आंकड़े बताएंगे, दिखाएंगे तस्वीरें कि बिहार की तस्वीर क्या बनती बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। कांटे की टक्कर इस बार बिहार चुनाव में दिखाई दी। तो ये एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं जो अलग अलग हैं, जिसमें एनडीए, यूपीए और अदर्स में क्या आंकड़े रहे वो हम दिखाते हैं आपको। तो टाइम्स नाउ सी वोटर की अगर बात करें तो इसमें एनडीए को 116 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है, यूपीए को 120 और अदर्स को 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये अलग अलग है। इसके अलावा एबीपी प्लस सी वोटर की अगर बात करें तो एनडीए को 104 से 128 सीटें मिलने का अनुमान है, और अगर यूपीए की बात करें तो 104 से 128 सीटें मिल रही हैं। अदर्स की बात करें तो यहां पे आंकड़ा कुछ और बदलता दिखाई दे रहा है। वहीं रिपब्लिक और जन की बात करें, अगर रिपब्लिक प्लस जन की बात करें तो एनडीए को यहां पे 91 से 117 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर यूपीए की बात करें तो 118 से 138 सीटें यूपीए के खाते में दिख रही हैं और 8 से 14 अदर्स को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। न्यूज इंडिया 18 प्लस चाणक्य की अगर बात करें तो इसमें एनडीए को 34%, यूपीए को 44% और अदर्स को 22% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये अलग अलग एग्जिट पोल हैं और इसमें तस्वीर जो है वो कांटे की दिखाई दे रही है। यानी एक अगर तरीके से देखा जाए तो टक्कर जो है वो उसमें बेहद दिलचस्प दिखाई दे रही है। मुकाबला जो है बेहद कड़ा दिखाई दे रहा है। यानी पॉलिटिकल जो पंडित हैं उनके लिए भी इस बार अनुमान लगा पाना थोड़ा मुश्किल होगा बिहार में कि ऊंट किशोर करवट लेगा। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहे हैं ये हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से बिहार की तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है। अलग अलग चैनल्स के अलग अलग एग्जिट पोल हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। टाइम्स नाउ सी वोटर की अगर बात करें तो एनडीए को 116 सीटें मिलने का अनुमान इसमें लगाया गया है। यूपीए की बात करें तो 120 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। अदर्स को यहां पे 7 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। एबीपी प्लस सी वोटर की अगर बात करें तो यहां एनडीए को 104 से 128 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है और यूपीए को 104 से 128, यानी ये बराबर बराबर है। यहां बराबर तस्वीर दिखाई दे रही है। इसके अलावा रिपब्लिक प्लस जन की बात की अगर बात करें तो 91 से 117 सीटें एनडीए के खाते में दिखाई दे रही हैं। 118 से 138 यहां पे यूपीए की दिखाई दे रही हैं। यह एक बड़ा बदलाव देखिए, यहां पे महागठबंधन जो है वो बढ़त में दिखाई दे रहा है। अदर्स की बात करें तो 8 से 14 सीटें इसमें दिखाई दे रही हैं। न्यूज इंडिया 18 प्लस चाणक्य की अगर बात करें एग्जिट पोल की तो यहां पे एनडीए के खाते में 34% वोट दिखाई दे रहे हैं। 44% की अगर बात करें तो यूपीए के खाते में और 22% अदर्स के खाते में दिखाई दे रहे हैं। यह तस्वीर एग्जिट पोल की है। इस वक्त आप देख पा रहे हैं बिहार की बड़ी खबर, इस वक्त बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अलग अलग एग्जिट पोल आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार की क्या तस्वीर होगी यह इसमें देख के इसे समझा जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है। हालांकि आखिरी तस्वीर तो 10 तारीख को ही साफ होगी जब नतीजे आएंगे। उससे पहले लेकिन अब चूंकि समीक्षा की बारी है, अब बारी इस बात की है कि अब क्या होगा। इसके अलावा अब जो पॉलिटिकल पंडित है अब उनकी बारी है कि वो क्या तस्वीर बिहार की देख पाते हैं। तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे आने वाले वक्त में। हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल होगा, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त जो आप ये प्राइम न्यूज पे तस्वीर देख रहे हैं वो अलग अलग एग्जिट पोल जो हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि बिहार की तस्वीर कैसे बनती बिगड़ती दिखाई दे रही है। क्या यहां पे सत्ता के खिलाफ गुस्सा जाहिर होता दिखाई दे रहा है या फिर तेजस्वी के समर्थन में यहां पे दिखाई दे रही है। तो तस्वीर जो है वो मिली जुली है, यानी एक तरफा कहीं दिखाई नहीं दे रहा, टक्कर एकदम कांटे की है। बड़ी बातें भी आपको हम बताएंगे बिहार चुनाव में क्या कुछ बड़ी बातें रही और क्या वो मुद्दे रहे जिन पे चुनाव हुआ है, मतदान हुआ है। तो कुछ बड़ी बातें भी हम आपको बताते हैं कि क्या कुछ रहा बिहार चुनाव में। तो ये एग्जिट पोल हैं, अलग अलग तस्वीरें हैं वो हमने आपको दिखाई। और अब एग्जिट पोल की जो बड़ी बातें हैं वो आपको बताते हैं। 15 साल में नीतीश का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है, यानी अब जो एग्जिट पोल में रहा। एनडीए और महागठबंधन में कांटे की टक्कर दिखाई हुई दे रही है, इसमें कोई शक नहीं। बिहार में किसी भी पार्टी की सरकार बन सकती है
और महागठबंधन को 108 से 131 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। एनडीए को 104 से 128 सीटें मिलने का अनुमान है और एलजेपी को 1 से 3 सीटें मिलने का अनुमान यहां पे लगाया गया है। अन्य को 4 से 8 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो महा एग्जिट पोल में जेडीयू को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। 15 साल में नीतीश का सबसे खराब प्रदर्शन इसे माना जा रहा है। अब के जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें चूंकि 15 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, और माना यह जा रहा है कि इस बार का जो प्रदर्शन है वो उनका अब तक का सबसे खराब रहा है। महागठबंधन को 108 से 131 सीटें मिलने का अनुमान यहां पे लगाया गया है। तो क्या बहुमत मिलेगा किसी एक महागठबंधन को या एनडीए को, या फिर कोई किंग मेकर की भूमिका में भी होगा? यह भी अपने आप में एक बड़ी बात है, देखने वाली बात है। तो बिहार की तस्वीर क्या होगी? जो आखिरी तस्वीर है वो तो चूंकि अब नतीजे की जो बारी है उस दिन साफ होगी, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल की बारी है, उससे पहले अनुमान की बारी है, उससे पहले अब पॉलिटिकल पंडितों की बारी है कि वो किस ओर देखते हैं बिहार में ऊंट किधर करवट ले रहा है। चर्चा भी इस पे करेंगे। हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल जुड़ चुका है। सैयद शबूबुद्दीन है हमारे साथ, नेता जेडीयू के। इसके अलावा अजय सिंह है, नेता आरजेडी के। संदीप चौधरी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। और आरबी उपाध्याय हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं स्टूडियो में। आप चारों का बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज में। सबसे पहले मैं सैयद शबीबुद्दीन में आपके पास आऊंगा। एग्जिट पोल आ चुके हैं, लेकिन आप अपने लिए क्या तस्वीर बिहार में देखते हैं? कितनी सीटें? जी, ऐसा है कि आपका यह तमाम चैनलों का जो एग्जिट पोल है वो जनता को समझ से परे है। कारण है कि हम लोग अपनी पार्टी की तरफ से जो काम हमारे नेता ने किया है उसको देखते हुए निश्चित रूप से हम बहुमत से भी ज्यादा मोर देन 160 सीट हम लोग लेने जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बहुत से लोग जो ये बताते हैं कि आपका वोट कम हो गया, आपका परसेंटेज कम हो गया, ये उनका सोचना गलत है। हमारे पास एक साइलेंट वोटर है जो बिहार की आधी आबादी है। महिलाओं का वोट 10% हमारी पार्टी को मिला है, हमारे नेता को मिला है, एनडीए को मिला है। निश्चित रूप से मुझे 150 प्लस वोट आने जा रहा है और मेजोरिटी में हम सरकार बनाएंगे। 10 तारीख को निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी। ठीक है, मैं दोबारा आऊंगा। अजय सिंह, यहां जेडीयू कह रही है कि हमारी सरकार बन रही है। आपको इस चुनाव में क्या उम्मीद है? चूंकि अलग अलग एग्जिट पोल आ चुके हैं, तस्वीर सामने है और कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग अब जीत की कगार पर हैं। हम लोग जीत की तरफ अग्रसर हो चुके हैं और जो एग्जिट पोल है वो आंकड़ा, उससे हमारा आंकड़ा ज्यादा ही रहेगा। हम लोग 130-140 के करीब में पहुंच रहे हैं, 130 के पार पहुंच रहे हैं। और लोगों ने हम स्टैंडर्ड दिया है, लोगों ने जन सरोकार को चुना है। 15 साल की नीतीश कुमार जी की सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर के विषय में जो इस सरकार की उपलब्धियां रही हैं, उसको जनता ने सिरे से खारिज कर दिया है। बिहार सबसे बड़ा, बिहार में कृषि आधारित उद्योग है, कृषि से जुड़े हुए लोग हैं और कृषि के क्षेत्र में बिहार सरकार ने कुछ किया नहीं। बिहार सरकार पलायन को रोकने में सक्षम नहीं हो पाई है। बिहार सरकार बाहर के प्रदेशों में पढ़ने जाने वाले बच्चों को रोकने में सक्षम नहीं हो पाई है। हर एक फ्रंट पर बिहार सरकार की फेल्योर है और खास करके युवाओं ने इस बार तेजस्वी के नेतृत्व में एक उम्मीद देखी है। उनको लगता है कि तेजस्वी हमारे लिए कुछ करेंगे, तो युवा काफी हमसे जुड़ चुके हैं और जनता तो सरोकार चाहती नहीं थी, नीतीश से फिल्म छुड़ाना चाहती थी और जनता ने अपना मैंडेट दे दिया। लेकिन अजय जी, आपने शबीबुद्दीन को भी सुना, वो कह रहे हैं कि ये जो एग्जिट पोल है इन्हें नकार दिया जाएगा और 10 तारीख को तस्वीर हमारी होगी, यानी सरकार उनकी बन रही है। देखिए, अब वो उनको नकार रहे हैं तो ये उनकी समझ की बात है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो खबरें आ रही हैं, चारों तरफ से जो खबरें आ रही हैं और सारे एग्जिट पोल झूठे हो जाएंगे। अगर ये उनके पक्ष में नहीं है तो ये झूठे हो जाएंगे। ऐसे मापदंड राजनीति में सही नहीं ठहरते हैं। और जहां तक मेरा ख्याल है कि जनता का भी रुझान स्पष्ट हो चुका है और नीतीश कुमार जी ने अपने अंतिम चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि मैं राजनीति से संन्यास लेना चाहता हूं, इस तरह की बात उन्होंने की है। तो ये तो स्पष्ट संकेत कर रहा है कि
एनडीए की सरकार को लोगों ने अस्वीकार कर दिया है और महागठबंधन को लाने का फैसला कर लिया है। और ये हताशा उनके चेहरे पर भी स्पष्ट नजर आती है। अब उनको नजर नहीं आ रही है नीतीश जी के हताशे की तस्वीर, उनको दिख नहीं रही है, तो ये तो बड़ा सोचने का विषय है। ठीक है संदीप चौधरी, मतदान अब खत्म हो चुका है, नतीजों की बारी है, लेकिन कितना मुश्किल है इस कांटे की टक्कर में पॉलिटिकल पंडितों के लिए अनुमान लगाना है कि बिहार में ऊंट किस ओर करवट लेगा? संदीप जी, मेरी आवाज संदीप तक नहीं पहुंच पा रही, हम दोबारा उनका रुख करेंगे, लेकिन आरबी उपाध्याय जी मैं आपके पास आऊंगा। अब चूंकि मतदाताओं ने अपना काम कर दिया, अब नतीजों की बारी है, एग्जिट पोल आ चुके हैं, तस्वीर दोनों तरफ की दिखाई दे रही है, कांटे की टक्कर है। क्या अनुमान आपका कि बिहार में ऊंट किस ओर करवट लेगा? देखिए राजेश जी, आपने देखा होगा इलेक्शन शुरू नहीं हुआ था, उस दौरान जो एक प्रेडिक्शन था, जो एक अनुमान था, हाँ। वो ये था कि भाई नीतीश और मोदी जी की जो जोड़ी है वो बड़ी मजबूत है और निर्विवाद रूप से अभी जो भी सर्वे आ रहे थे वो नीतीश जी को कहीं ना कहीं सीएम घोषित कर रहे थे। अब आप देखेंगे फर्स्ट फेज से सिनेरियो बदलना शुरू हुआ। फर्स्ट फेज में रोजगार एक मुद्दा बना और रोजगार में फिर वो मजाक बनाना शुरू किया, कहां से देंगे, कैसे देंगे, कौन देगा, हाँ। वो सब चीजें। फिर उसके बाद जब देखा कि नहीं ये मजबूती के साथ मुद्दा बन रहा है, जनता के बीच में चर्चा है, तो आप देखेंगे बीजेपी ने कहा 19 लाख रोजगार लाएंगे, 10 लाख को छोड़ो तुम, वोट दे दो बस हमें। तो जनता है, ये जनता की अदालत है। ये बात अलग है कि देखिए आप जब इलेक्शन आता है तब आपको गरीब याद आता है, मजदूर याद आता है, प्रवासी मजदूर याद आता है। 30-30 हेलीकॉप्टर घूम रहे होते हैं, प्रवासी मजदूर बेचारा रेल के नीचे कट के मर गया, बस के लिए मर गया, भूखा मर गया, साइकिल पे आ गया। कोई पॉलिटिकल पार्टी एक का भी ये नहीं हुआ कि भी इनकी मदद कुछ की जाए। एक्सेप्शनल फोटो सेशन बहुत हुए, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो उस प्रवासी मजदूर ने झेला है। तो देखिए वो सब चीजें पब्लिक डोमेन में थी। और देखिए मेन जो मुद्दे होते हैं वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, पानी, बिजली, सड़क। देखिए नीतीश को नकारा नहीं जा सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भी जो जंगल रास्ता उससे निकाल के यहाँ लेके आना जी और मेहनत करना। लेकिन देखिए कुछ जो फैक्टर थे वो कहीं ना कहीं बहुत घातक साबित हुए। देखिए एक तरफ गठबंधन था, दूसरी तरफ नीतीश जी का फोटो गायब पोस्टर से, तीसरी तरफ देखिए आप कि वो चिराग पासवान जी अलग ढपली और अलग राग बजा रहे हैं। जो बीजेपी के बागी है उन सबको टिकट दे रहे हैं और जेडीयू के खिलाफ लड़ा रहे हैं। अब आखिरी चरण में देखिए राजेश जी, रही सही कसर पूरी कर दी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी गए, उनको सूट कर रहा था, उन्होंने कहा नहीं हम घुसपैठियों को बाहर कर देंगे। यानी जो नीतीश जी का वोट था, जो मुस्लिम वोट उन्हें वोट करता था, वो भी गया। यानी उन्होंने भले ही सफाई दी कि भाई नहीं मेरे होते हुए कोई कहीं नहीं जाएगा। और देखिए ये जो चरित्र है पब्लिक बहुत पास से मतलब बात करती है जी। देखिए एक तो आपका बीजेपी के साथ गठबंधन था, फिर भी कुछ डोमिनेटेड जो आपका कास्ट का वोट था मुस्लिम का, वो बिल्कुल आपको मिलता। लेकिन इलेक्शन के ड्यूरिंग ही ये हो गया कि भी हम घुसपैठियों को बाहर कर देंगे। बिल्कुल, यानी जो ये बयान थे वो एनडीए के लिए कहीं ना कहीं परेशानी वाला पैदा करते हुए दिखाई दिया। जेडीयू को बहुत कुछ एक्चुअल में डेंट हुआ और उसी का परिणाम है। ठीक है, देखिए भाषा की मर्यादा थी। मैं लास्ट कर रहा हूं जी। देखिए पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी कहें, कटोरा तो मजदूर और किसान को देना चाहते हैं, सत्ता में भागीदारी। अभी आरजेडी के मित्र भी बैठे हैं, जेडीयू के मित्र भी बैठे हैं, संदीप चौधरी जी भी हैं, और जनता भी समझती है टिकट देने का मतलब आता है तो सब करोड़पति होने चाहिए, बाहुबली होना चाहिए, न गरीब को न चाय वाले को किसी को कोई टिकट नहीं देंगे। ठीक, सिंबॉलिक एक हाथ किसी को दे दिया हो मैं नहीं कह सकता। 99% परहेज करते हैं उस गरीब से, उस मजदूर से। अरे सत्ता में भागीदारी दे दो उसको, सत्ता में भागीदारी होगी ठीक तो बट नेचुरल। और लास्ट कर दूं, देखिए रोजगार अगर मेरे पास है, मेरी आमदनी है, तो मैं अपने बच्चों को पढ़ा लूंगा, अपना इलाज करा लूंगा, और सारी सुविधाएं जो मेरे से होंगी वो मैं कर लूंगा। मेरे दोस्त ये पॉलिटिकल पार्टियां कटोरा न थमाएं, रोजगार दें, किसान को उपज का पूरा मूल्य दें। तो ये किसी को कोई लैपटॉप दे रहा है, कोई फ्री साइकिल दे रहा है,
क्या मजाक बना दिया है, लोकतंत्र को मजाक बना के रखा है। ठीक है, ये मजाक नहीं होना चाहिए। हम अभी एक और तस्वीर दिखाएंगे आपको एग्जिट पोल की, लेकिन उससे पहले चूंकि संदीप की प्रतिक्रिया नहीं ली, मैं चाहता हूं एक बार संदीप जी की प्रतिक्रिया ले लें। संदीप जी, अब मतदाताओं ने अपना काम कर दिया है, मतदान खत्म हो चुका है तीनों चरण का, अब नतीजों की बारी है, लेकिन उससे पहले पॉलिटिकल पंडितों के लिए कितना मुश्किल है यह अनुमान लगाना कि बिहार में क्या तस्वीर होगी। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जिस तरीके से चीजें क्लियर हो गई हैं और जो लोग बिहार के चुनाव पे नजरें गड़ाए हुए थे, नजरें बनाए हुए थे, और मैं तो 17-18 में भी बिहार में रह के आया हूँ राज्यपाल के साथ में, तो मैंने चीजें देखी थी। लोगों में कहीं न कहीं दिन प्रतिदिन नाराजगी बढ़ रही थी सरकार के खिलाफ, और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपनी छवि बदलने का काम किया था, जो बड़े बड़े बाहुबली थे, जो क्रिमिनल थे, उनसे दूरी बनाने का काम किया था, जिस तरीके से उनके पिताजी के ऊपर जंगल राज का स्टैंप लगा हुआ था, उस स्टैंप को उन्होंने अपने ऊपर से हटाने का काम किया था, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है, और फिर आग में घी डालने का काम कोरोना पीरियड में कर दिया, तो नीतीश जी के राह मुश्किल है। और ऐसे में जो ये मेरे एक अनुमान के मुताबिक, एक रिपोर्ट के मुताबिक, लॉकडाउन के दौरान करीब 40 लाख लोग वापस पहुंचे हैं। इनके अगर वोट की बात करें तो ये गुस्सा जाहिर करेंगे अपना, जिस तरीके की परेशानियां हुई, या फिर उसके पी लिया जाएगा, क्योंकि ये वोट जो है वो बहुत मायने रखता है बिहार में। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ऐसे लोगों से मैं भी काफी से मिला जुला हूँ, मैंने उनकी समस्याएं देखी और सुनी है। इन लोगों का गुस्सा, जहाँ भी जो भी सरकार है, न केवल नीतीश जी की सरकार है, जहाँ जो भी सरकार है जिस प्रदेश में, उसमें जिन लोगों ने ये समस्याएं फेस की, और क्योंकि सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी समस्या बिहार के लोगों ने फेस की है, क्योंकि बिहार के लोग ही पूरे देश में जगह जगह काम करते हैं। ठीक है, तो उसका नाराजगी बिहार सरकार पे पड़नी है। ठीक है, हम चर्चा पे लौटेंगे, लेकिन एक बार तस्वीर दिखाते हैं एग्जिट पोल की कि क्या बनती हुई दिखाई दे रही है। हम टेलीविजन स्क्रीन पे चाहेंगे कि बड़ी करके उस तस्वीर को दिखाया जाए जो एग्जिट पोल में इस वक्त दिखाई दे रहा है कि किस पार्टी को कितने सीटें मिलने का अनुमान इसमें लगाया गया है। इस वक्त ये आप देख पा रहे हैं अलग अलग जो एग्जिट पोल है वो दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर बात करें टाइम्स नाउ प्लस सी वोटर की, तो एनडीए को 116 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि यूपीए यहां 120 सीटों के साथ बढ़त में दिखाई दे रही है, और 7 जो है वो अदर्स के खाते में दिखाई दे रही हैं। वहीं एबीपी प्लस सी वोटर की बात करें तो एनडीए के खाते में 104 से 128 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं यूपीए 104 से 128, यहां बराबर की टक्कर है। और रिपब्लिक प्लस जन की बात की अगर बात करें तो 91 से 117 एनडीए के खाते में मिलने का अनुमान है सीटों का, 118 से 138 यूपीए, यहां पे भी देखिए महागठबंधन में उनको बढ़त दिखाई दे रही है। और अदर्स की बात करें तो 8 से 14 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। न्यूज इंडिया 18 प्लस चाणक्य की अगर बात करें तो यहां 34% एनडीए के खाते में, 44% यूपीए और 22% अदर्स के। ये एक मोटी मोटी तस्वीर बिहार चुनाव की उभर के सामने आ रही है। हालांकि कांटे की टक्कर जो है वो दिखाई दे रही है, यानी तराजू को अगर आप देखेंगे तो पलड़ा किसी भी तरफ झुका हुआ दिखाई नहीं देगा, टक्कर जो है वो बराबर की है। चर्चा पे वापस लौटते हैं और कई सवाल हैं अभी जिनका जवाब लेना है हमें। हमारे साथ वरिष्ठ पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। शबीबुद्दीन जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आपको ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल जो भी हो तस्वीर आपके पक्ष में बिहार में दिखाई देगी, वो कौन से मुद्दे हैं जिसपे आपको लगता है कि जनता अब भी आपके साथ है 15 साल के बाद? जी, ऐसा है, अभी हमारे मित्र कुछ सवाल कर रहे थे और उन्होंने बताया शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, तो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहता हूं कि शिक्षा में हमारे नेता, हमारी पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री ने कितना मेडिकल कॉलेज खोला, कितना आईआईटी खोला, कितना इंजीनियरिंग खोला, कितना एम्स आया, ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। इसके बाद मैं आपको दूसरी ओर ले जाता हूं कि अभी वो बता रहे थे कि स्वास्थ्य के मामले में आप देख लें कि जो हाल जंगल राज के समय, आज से 15 वर्ष पहले जिन अस्पतालों में कुत्ते जाकर बैठा करते थे, आज वहां मरीजों की लाइन लगी है, डॉक्टर है और उनका इलाज हो रहा है। अब तीसरा नंबर पर आइए, अभी उन्होंने बताया कि पलायन,
तो ये एक ऐसा मुद्दा है कि जब भी जो भी लोग आए, लगभग 40 लोग बिहार आए, 40 लाख लोग बिहार आए, और उनमें से 25 से 30 लाख लोगों को हमारी सरकार ने, हमारे नेता ने सबको क्वारंटाइन कराया और 1000 रुपया तमाम लोगों के खाते में दिया। तो जो हमारी शक्ति, जो मेरी सरकार सामर्थ थी, उसने किया। और इसके बाद भी बहुत सा ऐसा कार्य है, आपने देखा होगा, हमारे जो भी वर्कर्स है, हमारे जो भी लीडर है, जो भी नेता स्थानीय है, उन लोगों ने भी अपने अपने स्तर से तमाम लोगों की मदद की। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे पास एक साइलेंट वोटर है, जो कि देश की आधी आबादी है, और आप ये जान लें कि साइलेंट वोटर ही हम लोगों को जिताएगा, जनरल वोट तो मिलता ही है। लेकिन शबीबुद्दीन जी, सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि आपको अब भी ये भरोसा है कि जो मजदूर सड़क पे पैदल हजारों किलोमीटर का सफर तय करके बिहार पहुंचा, जिसको परेशानियां उठानी पड़ी, आपको लगता है कि वो आज भी आपके साथ है, उसने आपके पक्ष में मतदान किया है? नहीं, मैं ये कहा कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने उन लोगों का एहतमाम किया, हमने उन लोगों के लिए जो उनको जरूरत थी, उस पर हमारे नेता ने उन लोगों की मदद की। मैं ये कह रहा हूँ कि 40 लाख लोग हमसे पक्ष में मेरे वोट देंगे। मैंने ये कहा जो हमारी सरकार जितना सामर्थ थी उसने किया। अब आइए दूसरी तरफ आप महिलाओं की बात करते हैं। आज महिलाओं को आरक्षण मिला, आज महिला आंगनबाड़ी सेविका, ये इस तरह के बहुत से ऐसे कार्यक्रम है जिसकी वजह से महिलाएं मजबूत हुई हैं। आज महिलाएं नेतृत्व करती हैं। आज महिलाएं, आपको क्षेत्र में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि महिलाएं पंचायत में मुखिया, महिलाएं, आपको इस तरह के बहुत से ऐसे पद हैं, मैं आपको स्पष्ट बता नहीं पाऊंगा, लेकिन ये जान लीजिए कि महिलाओं का जो स्थान हुआ है वो सिर्फ नीतीश कुमार की सरकार में हुआ है। इससे पहले की सरकार ने सिर्फ तलने का काम किया है। लेकिन आप ये तो मानेंगे कि तेजस्वी ने आपको एक बड़ा चैलेंज दिया है, एक बड़ी चुनौती बन के आप लोगों के सामने वो आए, इसलिए वो जब 10 लाख रोजगार की बात कर रहे थे तो आपने 19 लाख नौकरियों की बात की। जी जी जी, वो हमारे पास रोड मैप बना हुआ है। मैं 4-4.5 लाख नौकरी दे रहा हूँ और बाकी लोगों को रोजगार मुहैया कराने की हमारी सरकार ने वादा किया है और उसका रोड मैप बनाया है कि कैसे हम क्या करेंगे। ठीक है, आप तो सिर्फ कह रहे हैं कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि शायद भगवान ना करे। ठीक है अजय, आप लोग, ठीक है मैं दोबारा आता हूं सर, अभी कई सवाल हैं। अजय, आप लोग लगातार ये मांग कर रहे थे कि बिहार में जो पलायन का मुद्दा है वो एक बड़ा मसला होगा, जो कोरोना संकट काल में लोग पैदल अपने घर पहुंचे वो एक गुस्सा जाहिर करेंगे, लेकिन यहां पे तो वो कह रहे हैं कि हमने उनके लिए जो हो सकता था संभव मदद वो की है, तो वो वोट जो है वो फैक्टर नहीं होगा यहाँ पे बदलाव का। अजय सिंह, फैक्टर है, ये उनके कहने की बात है। सरकार ने अपने तरफ से जो भी मदद की है वो सरकार का धर्म बनता है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि नीतीश कुमार जी ने हम वतन लौटने वाले को, प्रदेश से लौटने वाले को बॉर्डर पर रोक कर रखा और पुलिस वालों ने उन्हें प्रताड़ित किया और उन्होंने स्पष्ट कहा कि अपने प्रदेश में हम बिहार में किसी को घुसने नहीं देंगे। एक बिहारी मजदूर जो अपने घर आना चाहता है, आपने उन्हें बॉर्डर पे रोकने का काम किया, अपने घर नहीं आने दिया, ये कितनी बड़ी ज्यादती उनके साथ है। पहली बात ये हुई। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि उस प्रताड़ना के बाद जब वो घर आए तो आपने क्वारंटाइन सेंटर बनाया, ऐसे स्कूलों में बनाया जहाँ कोई सुविधाएं नहीं थी। कई क्वारंटाइन सेंटर में हंगामा भी हुआ और हंगामा की खबरें हर एक दिन आती थी। सहरसा के एक क्वारंटाइन सेंटर में वो सीधा चूड़ा और वो कुछ नमकीन खाने के लिए दिया गया, मेन्यू कार्ड से अलग बात हुई। इनके क्वारंटाइन सेंटर लूट के अड्डे बने हुए थे, ऐसी खबरें समाचार पत्र में और न्यूज चैनल में हर एक दिन आ रही थी। तो आपके क्वारंटाइन सेंटर की भी स्थिति स्पष्ट थी। दूसरी बात ये थी कि मजदूरों को रोजगार देने की बात होनी चाहिए। 15 साल का सफर एक बड़ा सफर होता है। इस सफर में आपने उन्हें अस्थायी रोजगार देने की बात नहीं की, मनरेगा आपके यहाँ फेल साबित हुआ। तो फिर किस दम पर आप कहते हैं कि मजदूरों में गुस्सा नहीं आएगा? आपका कृषि सबसे बड़ा क्षेत्र है, उसमें आपने कोई काम नहीं किया। अंतिम समय में आपने जो बजट में प्रावधान किया, उस बजट को चुनावी बजट के ही रूप में लोगों ने देखा। तो आप तो हर एक फ्रंट पर फेल हैं
और पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा था और ये मुद्दा आज के दिन भी कायम है। ठीक है, लोगों ने गुस्से का इजहार भी किया है। लेकिन अजय आपको ऐसा क्यों लगता है कि तेजस्वी की, चूंकि हमने तेजस्वी की रैलियों में देखा भीड़ दिखाई दी, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपको लगता है वो भीड़ जो है वो वोट में तब्दील हुई है? और ऐसे कौन से मुद्दे थे जिसपे जनता आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जनता हमारे साथ इसीलिए साथ है कि हमने जनता से कनेक्ट करने का काम किया, हमने सुख दुख में उनके साथ बने रहने का काम किया। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, जब कोरोना काल में प्रवासी मजदूर दिल्ली में भूखे सो रहे थे, तो तेजस्वी जी ने राज्यसभा एमपी मनोज झा जी और एडी सिंह के माध्यम से वहाँ काफी काम किया, वहाँ लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया। बैंगलोर की मैं बात करूं, उन्होंने कुमारस्वामी जी वगैरह से बात करके या वहाँ की जो सरकार थी वहां से बात करके सबको सहायता पहुंचाने का काम किया। तो ये काफी कनेक्ट हुआ। मुंबई में भी इन्होंने कनेक्ट किया। ये पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात हुई कि हमारे तेजस्वी जी ने अपने राजद के मैनिफेस्टो में ये स्पष्ट रूप से कहा कि हम रोजगार के सवाल पर युवाओं के साथ हैं। अब मेरी बात ये है, हमारे घर में अगर जवान बेटे ये पास करके खड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे और उनको नौकरी नहीं मिलेगी, तो हमारा फिर उनसे बहुत हमको लगेगा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। रोजगार तो हमारा हमको मिलना चाहिए। और 15 साल में इन्होंने एक सुई की इंडस्ट्री भी नहीं लगाई। जब इंडस्ट्री आपने लगाई नहीं तो रोजगार मिलेगा कहाँ से? ये रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। तीसरी बात पर मैं कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय मानक पर जितना पुलिस बल होना चाहिए बिहार में, क्या वो पुलिस बल है? क्या नहीं है। मणिपुर से भी हम पीछे हैं, मणिपुर जैसे राज्य से भी हम पीछे हैं। तो उस स्थिति को अगर आप स्पष्ट करते हैं तो रोजगार तो 10 लाख के करीब का। ठीक है, आरबी उपाध्याय जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सवाल भी मेरा आपसे है, आप अपनी बात भी रखिएगा। और मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि इस चुनाव में ऐसा कौन सा मुद्दा था जिसने मतदाताओं को सबसे ज्यादा प्रभावित किया? देखिए, सबसे ज्यादा प्रभावित अगर देखेंगे आप, मैं सुन रहा था जेडीयू के मित्र को जी, बहुत अच्छा राजेश जी। देखिए, मेरा कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि 15 साल इन्होंने भी राज किया, 15 साल इन्होंने भी राज किया जी, दोनों 15-15 साल राज करके। और देखिए, शिक्षा की बात करते हैं कि शिक्षा बहुत अच्छी हो गई, यूनिवर्सिटी खुल गई वहां पर। देखिए, यथार्थ का धरातल देखिए और आप ये देखिए कि भाषणों में और हम किस तरीके से भी अपनी बात रखते हैं। अगर बहुत अच्छी शिक्षा है तो ये बच्चे कोटा में या दूसरे राज्यों की यूनिवर्सिटीज में क्यों जाते हैं? आप दिल्ली में देख लीजिए, बहुत सारे बच्चे बिहार के, अगर अच्छी शिक्षा वहां होगी तो वो वहीं पढ़ते। और फिर अगर मान लो इतनी अच्छी शिक्षा है तो बाहर किसी राज्य का कोई स्टूडेंट क्या बिहार में पढ़ने जाता है? सिर्फ बिहार के लोग ही बाहर पढ़ने जाते हैं, इतनी अच्छी शिक्षा बिहार की है। रोजगार की बात करें, मुझे बता दें, हर जगह किसी देश के किसी महानगर में चले जाइए, बिहार का प्रवासी मजदूर आपको हर जगह मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन बिहार में कोई एक बता दीजिए मुझे कि दूसरे राज्य से आके और रोजगार करने आता हो कोई एकाध तो बता दीजिए। क्यों? वहां कुछ हुआ ही नहीं, कोई फैक्ट्री नहीं लगी, कोई रोजगार के अवसर प्रदान नहीं किए गए। एक सरकारी नौकरी थी, उसका भी ये रहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, यानी मजदूर को देने के लिए पैसा नहीं है, कर्मचारी के लिए पैसा नहीं है, किसान के लिए पैसा नहीं है। इलेक्शन में करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं भाई, इलेक्शन के लिए तो हेलीकॉप्टर घूम रहे। तो जनता नहीं जानती कि भाई मेरे देने के लिए नहीं है, मेरे रोजगार के लिए नहीं है, इलेक्शन के लिए करोड़ों रुपए मौजूद हैं। अब देखिए, बात करते हैं हम कि अपने अपने तरीके से कि भी बहुत अच्छा हम रोजगार दे रहे हैं और बहुत अच्छी शिक्षा है और स्वास्थ्य है। अब दूसरा जो आता है फैक्टर, देखिए दूसरे फैक्टर है ना गठबंधन। गठबंधन में मुझे लगता है नीतीश को ठगा गया। और इतना देखिए, जो एक कद्दावर नेता, इतना समझदार नेता, और उसको ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया जहां से निकलना कोई संभव ही नहीं रहा। मान लिए लास्ट फेज में अगर छुरी खरबूजे पे गिरे तब भी खरबूजे का सत्यानाश, और अगर छुरी गिर जाए, दोनों तरीके से खरबूजे का सत्यानाश हो रहा है। ठीक, तो मैं ये देख रहा हूं कि नुकसान नीतीश को उठाना पड़ा। भले ही मैं फिर कहूंगा राजेश जी, ये अकेले नीतीश का नुकसान नहीं है, नुकसान बीजेपी को भी कहीं ना कहीं इस चीज का होगा। ठीक है, अगर तीनों एक जगह एक सुर में मिलके बीजेपी और जेडीयू और एलजेपी मिलके लड़ते तो शायद तस्वीर कुछ और होती। ठीक है, बदली जाती। शबीबुद्दीन जी, आप ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि हमने शिक्षा को बेहतर किया, रोजगार दिया, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि अगर शिक्षा अच्छी है बिहार की, तो फिर बिहार के जो युवा हैं वो बाहर दूसरे राज्यों में क्यों जाते हैं शिक्षा लेने के लिए? रोजगार के लिए उन्हें क्यों भटकना पड़ता है? अगर आप लोगों ने व्यवस्था कर रखी है तो वो क्यों अपना घर छोड़ के बाहर जाएंगे? जी,
बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं अपने मित्र को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, जो हमने शिक्षा के लिए इंस्टीट्यूशन खोले, हाँ। आज वहाँ भी स्टूडेंट अपनी तालीम को हासिल कर रहे हैं और बेहतर तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन बहुत से लोगों का ये सोचना होता है कि हम अपने देश से बाहर जाकर इससे भी बेटर एजुकेशन हासिल करो, तो वो लोग पलायन करते हैं और जाते हैं, वहाँ शिक्षा लेते हैं। ये कोई बात नहीं है कि अगर हमारे यहाँ बिहार में कोई आता है पर्यटन या पढ़ने के लिए, तो ऐसी बात नहीं है। शिक्षा बेटर लेने का हर को अधिकार है। अगर आप यहाँ की शिक्षा से आपको लगा कि हम इससे भी और बेहतर शिक्षा ले सकते हैं दूसरे जगह, तो आप जा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ शिक्षा का व्यवस्था है जो आप देख सकते हैं। और आज अपने बिहार से ही लड़के पढ़ करके आइए, IAS, इंजीनियरिंग, मेडिकल, सब में नाम देश का और प्रदेश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। तो सवाल ये है, हाँ, बिहार के बच्चे पर्यटन के लिए रोजगार नहीं, बिहार के बच्चे दूसरे राज्यों में आपका कहना पर्यटन के पढ़ने के लिए जाते हैं। आपके राज्य में कोई पर्यटन पर पढ़ने के लिए आता है? मैं आपके पहले सवाल का जवाब, बिहार में कोई आता है पढ़ने पर्यटन पर? तो मैं आपको ये बता दूं कि CDI की रिपोर्ट है जहां 68,000 इंडस्ट्री हमारे यहाँ इनक्यू है, जिसमें बहुत इंडस्ट्री चालू हो चुकी है, जिसमें हमारी सरकार ने और उनके माध्यम से 40,000 लोगों को नौकरी दिया है। ये आप चलिए, ये अपने अपने दावे हैं, लेकिन अभी कई और सवाल है, उनका जवाब भी लेंगे। मैं लौटूंगा, मुझे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। मैं एक ब्रेक लूंगा और उसके बाद संदीप मैं आपके पास आऊंगा। अभी कई सवाल है जिसकी समीक्षा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या तस्वीर दिख रही है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। तो बात अब बिहार चुनाव की कर रहे हैं, बात महा एग्जिट पोल की कर रहे हैं। चूंकि एग्जिट पोल आ चुके हैं और अब बिहार की जो तस्वीर है वो लगभग बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि फाइनल तस्वीर 10 को नतीजे जब आएंगे तब साफ होगी, लेकिन उससे पहले अनुमान की बारी लगातार जारी है। और टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल भी आ चुका है, वो हम आपको दिखाएंगे कि उसमें क्या तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो महागठबंधन को 180 सीट टुडेज चाणक्य का जो सर्वे है उसमें दिखाई दे रही है। एनडीए को 55 सीट, ये एक बड़ी बात है और बड़ा उलटफेर है और एक बड़ा बदलाव यहां पे इस एग्जिट पोल में देखा जा रहा है। यानी एक तरफा तस्वीर यहां बिहार की टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है। तो ये एक बहुत बड़ा झटका होगा एनडीए के लिए, क्योंकि यहां महागठबंधन को 180 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि एनडीए को 55 सीटें दिखाई दे रही हैं। अनुमान है 55 सीटें का। तो अगर ये एग्जिट पोल नतीजों के इर्द गिर्द भी रहा तो ये एक बड़ा झटका होगा नीतीश कुमार के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। और ये इशारा जो है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं होगा, ना तो एनडीए के लिए और ना ही दूसरी तस्वीरें जो बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अभी चर्चा करेंगे, कई सवाल हैं, कई जवाब हमें लेने हैं। संदीप का रुख भी करेंगे, संदीप हमारे साथ बने हुए हैं। इसके अलावा एक वरिष्ठ पैनल है हमारे साथ। संदीप, टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल की अगर बात करें तो तस्वीर बिल्कुल उलट है। यहां एनडीए को 55 सीटें और महागठबंधन को 180 सीटें। कैसे देखते हैं इसे? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके के नतीजे आ रहे हैं, नतीजे मुझे भी लगता है कि आपको पूरे तरीके से चौंका के रख देंगे बिहार के, क्योंकि जिस तरीके का माहौल बिहार के अंदर बना हुआ था। मैंने ऐसे लोगों से भी बात की है, ऐसे लोगों से भी मिला हूं जो नीतीश कुमार के साथ खड़े थे, नीतीश कुमार को पसंद करते थे, लेकिन उनके मुंह से जब मैंने ये बात सुनी कि नहीं इस बार नीतीश जी का सूपड़ा साफ हो रहा है या नीतीश जी नहीं आ रहे हैं, तो वाकई इस तरीके के नतीजे जो आप बता रहे हैं, जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं, ये रुझान हकीकत में भी बदल सकते हैं। ऐसे में संदीप जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि सबसे प्रभावित करने वाला मुद्दा जो है, क्या आपको ऐसा लगता है कि रोजगार का जो मुद्दा था उसने मतदाताओं को प्रभावित किया है? चूंकि तेजस्वी की अगर बात करें तो उनकी हर रैली में सिर्फ रोजगार की बात हुई है। 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, वो शिक्षा को बेहतर करेंगे, यानी जो बुनियादी मुद्दे हैं वो उसके इर्द गिर्द ही दिखाई दिए, भटके नहीं पूरे चुनाव प्रचार में। मैं आपको बता दूं, जो सबसे बड़ी चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है, वो तो है 15 साल के शासन का एक विरोध जनता के अंदर। उसके बाद उनको विपक्ष के रूप में अगर लालू यादव होते तो आप जंगल राज की भी बात करते, पुराने शासनकाल की भी बात करते, क्राइम की भी बात करते, लेकिन एक नया चेहरा तेजस्वी के रूप में सामने था, जिसके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था, जिसके ऊपर किसी तरीके क्रिमिनल्स का साथ नहीं था, युवा था,
जनता को चाहिए आज की तारीख में युवा देश के प्रधानमंत्री ने माहौल बनाया 2014 में, युवा सब आया निकल के। तो आज की तारीख में आपके पास युवा चेहरा भी है, साफ सुथरा चेहरा भी है, एनर्जी से भरा हुआ भी है, उसके पास एक विजन भी है, उसने रोजगार देने की भी बात की है, इंडस्ट्री लाने की भी बात की है, शिक्षा देने की भी बात की है। तो ये जो बातें थी, इन बातों में जो लोगों को कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आई और उन्होंने अपनी पुरानी गलतियों के लिए करके जनता से माफी भी मांगी थी, आपको याद होगा। तो जहाँ सोच चीजें आ जाती है, विजन क्लियर हो और मौजूदा सरकार से लोगों में नाराजगी हो, तो कई चीजें मिलकर एक विजन बन जाता है जो बदलाव का बड़ा कारण बनता है। संदीप, पिछले कई चुनावों को हमने देखा, लेकिन इस बार के चुनाव में विपक्ष ने एक नैरेटिव सेट किया है और तेजस्वी एक बड़ी चुनौती बन के सामने आए हैं नीतीश कुमार के। ऐसे में ये माना जाए कि उन्होंने एक बड़ी चुनौती दी है नीतीश कुमार को, तेजस्वी ने। नीतीश कुमार को बड़ी चुनौती ही नहीं दी, कहीं न कहीं नीतीश कुमार को उन्होंने बैकफुट पे धकेलने का काम किया और न केवल नीतीश कुमार को बैकफुट पे धकेलने का काम किया, नीतीश कुमार के साथ में इस चीज का खामियाजा और नुकसान भारतीय जनता पार्टी को भी उठाना पड़ेगा। और जिस तरीके के रुझान आए हैं, जिस तरीके के लोगों से राय ली गई है, रायशुमारी की गई है, उसमें भी आप देखेंगे जो एक औसत परसेंटेज होती है, परसेंटेज में लोगों के पसंद करने में भी तेजस्वी यादव बिहार की जनता की पहली पसंद बने हैं, वो करीब 44-45% लोगों ने उनको पसंद किया है, जबकि नीतीश कुमार करीब 33-34% पर गए हैं। और क्लियर कर दें। हाँ, आप टिप्पणी करना चाहते हैं। देखिए होता क्या था, अभी तक जितने विपक्षी दल थे, अब वो कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल जो भी बीजेपी है, बीजेपी के पिच पर जाकर जहां बीजेपी चाहती थी वहां खिला लेती थी और वहीं जाके नाचने लग जाते थे। बिहार के इलेक्शन में अलग सिनेरियो आपने देखा होगा कि कोशिश की गई कि भी रोजगार का मुद्दा और जो तेजस्वी बातें उठा रहे थे उनसे इतर जंगल राज की सीएए एनआर यानी भटकाने की पूरी कोशिश हुई। लेकिन मैं देखूंगा कि तेजस्वी उन सब बातों से विचलित न होते हुए उन्होंने सिर्फ जो जमीन से जुड़े मुद्दे थे, मुद्दे जो की रोजगार का मुद्दा था, उसी पर बात की। जबकि इससे पिछले जो भी इलेक्शन है आप देखेंगे वहां नैरेटिव सेट करता था सत्तारूढ़ दल। अब की बार ये बिहार का इलेक्शन एक एग्जाम्पल है कि नैरेटिव सेट किया है विपक्षी दल ने और जो सत्तारूढ़ दल है उसको वहां आके खेलना पड़ा या वहां आके जवाब देना पड़ा। और यही वजह थी कि यहाँ पे सत्ता पक्ष जो था वो डिफेंड करता हुआ खुद को नजर आया, वो रक्षात्मक तौर पे दिखाई दिया, खुद को बचाव करता हुआ, जबकि आक्रामक होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, शबीबुद्दीन जी, टुडेज चाणक्य का जो एग्जिट पोल आया है उसमें आपके लिए एक बड़ा झटका है, एनडीए को मात्र 55 सीटें ये लोग दे रहे हैं। ये तस्वीर आपके सामने है, यूपीए 180, एनडीए 55, अदर्स को 8 सीटें। आपकी टिप्पणी इस पे? एग्जिट पोल होता है अनुमान, आपका अनुमान कुछ हो सकता है, मेरा अनुमान कुछ हो सकता है, पर मैं ये जानता हूं कि हमारी सरकार ने काम किया है, जनता के बीच इसकी मकबूलियत है और जनता ने उसे वोट दिया। जनता उसे वोट देकर निश्चित रूप से सरकार में लाएगी और सरकार हमारी बनने जा रही है, ये आप जानते हैं। इनके कहने से या किसी के एग्जिट पोल से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी सरकार बनने जा रही है। 10 तारीख को आप निश्चित रूप से देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी फिर से 6ठी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। अजय, आपकी इस पे क्या टिप्पणी? चूंकि उन्होंने तो पूरी तरीके से एग्जिट पोल को नकार दिया है, लेकिन आप भी चूंकि इसमें 180 सीटें यूपीए को दिखाई दे रही हैं, आपका भरोसा अभी बरकरार है या डगमगा रहा है? कहीं से मेरा भरोसा तो एकदम बेकरार बरकरार है और एक अन्य मार्ग में 10 तारीख को ये चेहरा बदलने वाला भी। सबसे बड़ी बात ये है कि जनता ने इनको सिरे से खारिज किया है। वो चुनाव प्रचार के दौरान स्पष्ट रूप से और इनको हमारे विपक्षी महोदय को ये दिख नहीं रहा और एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है और इनका ये हताशा में बयान दे रहे हैं। इनको भी पता है कि जनता ने हमें सिरे से खारिज कर दिया है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी के साथ साथ इनकी सरकार में बहुत बढ़ गया। एक सेकंड शबीबुद्दीन जी, आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। मैं आ रहा हूं आपके पास। अजय, आप अपनी बात पूरी करें, उसके बाद अभी कई सवाल हैं, उनके जवाब भी लेने हैं। अजय, आप अपनी बात पूरी करें। अफसरशाही चरम पर थी, थाने में जनता की कोई इज्जत नहीं थी, एफआईआर दर्ज कराने के लिए पैसे लगते थे, ब्लॉक में आपको कोई भी सर्टिफिकेट बनवाने जाओ
छोटे से छोटे सर्टिफिकेट में 200, 400, 500 रुपए लगते थे ठीक और है। इनकी कहीं सुनवाई नहीं हो पाती थी। हाँ। तो ऐसी परिस्थिति में जनता ने इनको सिरे से खारिज करने का काम किया। तेजस्वी यादव में एक संभावना इन्हें दिख रही है, नौजवान है, विजन है, इनके मैनिफेस्टो में बहुत सारे ऐसी बातें हैं हाँ। जिससे एक नैरेटिव सेट किया है, एक उम्मीद को जगाया है। और ये शराब की होम डिलीवरी हो रही है, युवाओं को इन्होंने रोजगार पे लगा दिया है शराब की होम डिलीवरी में। तो कहीं न कहीं से एक परिवार भी प्रेरित है कि उनका जवान बेटा पढ़ लिख कर शराब की होम डिलीवरी में लगा हुआ ठीक है हमारे साथ। हाँ ठीक है, मैं दोबारा आता हूं। मृत्युंजय झा हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, फोन लाइन पे, उनसे भी जानते हैं। झा साहब, आपसे समझना चाहेंगे, टुडेज चाणक्य जग का जो सर्वे है उसमें एनडीए को 55 सीटें, यूपीए को 180 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, और भी कई एग्जिट पोल हमारे सामने है, मुकाबला टक्कर का है, लेकिन इसमें एक तरफा दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने भी कई पोल देखे हैं, अभी वॉच ही कर रहा हूँ जी। और हम लोगों ने जो भारतीय स्तर पर जो चर्चा की है, उसके डाटा जो निष्कर्ष निकले उसमें एनडीए का जो अपना सीट है वो 132 से 40 तक जाएगा, और जो एग्जिट पोल हम लोगों ने जो किया है उस हिसाब से जो महागठबंधन है, उस महागठबंधन की सीट 105 से 10 तक जाएगी। तो कुल मिलाकर के जो पोजीशन उसमें एनडीए की सरकार बनेगी, कोई चांसेस इसमें नहीं है कि नहीं बनने की। आप जहां तक सामाजिक समीकरण और बाकी चीज की चर्चा करते हैं तो बिहार में एक जातिगत समीकरण है। बिहार में मुस्लिम और यादवों का जो पोलराइजेशन है, माई समीकरण इस बार भी काफी प्रभावी रहा है। तो माई समीकरण के कारण आपको दिख रहा होगा कि इस प्रकार के परिणाम में या एग्जिट पोल में इस प्रकार का एग्रेशन, लेकिन जो 12% जो वोट होता है, नीतीश कुमार जी की तरफ जिसको बचपनिया कहते हैं, वो वोट एक तरह से इस बार साइलेंट वोट के रूप में काम कर रहा था। और निश्चित रूप से माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो प्रयास कोरोना काल में हुए, जिस प्रकार से लोगों के घर तक जो सुविधाएं पहुंची है, मुझे लगता है कि ये जो 12% वोट है, इसका एग्रेशन नहीं दिखने के कारण ये समस्याएं आ रही है एग्जिट पोल में। अधिकतर एग्जिट पोल मैंने ये भी देखा है, कई एग्जिट पोल नेक्स्ट हाइट दिखा रहा है। इसलिए कुल मिलाकर के बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी, इसमें कोई शक हुआ नहीं। तो ऐसा आपको क्यों लगता है कि आज भी 15 साल के बाद भी जनता आप लोगों पे भरोसा कर रही है, वो नीतीश कुमार को ही चाहते हैं मुख्यमंत्री बनाना? देखिए, उसके कारण दो है। एक तो ये है कि अभी जो आरजेडी का जो भी एजेंडा था, वो एजेंडा भले जो चर्चा करें, लेकिन बिहार में जो 15% यादव है, 18% मुसलमान है, दोनों को मिलाकर 33% होता है, जिसका एग्रेशन दिखाई दे रहा था कि ये पोलराइज। और यही कारण है कि बिहार में जो बाकी रेस्ट का पोर्शन है उसमें 17% हम अगरा कहते हैं, 15% वैश्य कहते हैं, इनका जो पोलराइजेशन हुआ है वो पोलराइजेशन, और बीच का जो नीतीश कुमार जी का जिसको 55 वोट कहते हैं, यानी मुद्दा कोई नहीं था जिसपे जनता आपके साथ हो, या बुनियादी मुद्दा हो। आप जातिगत समीकरण मुझे बता रहे हैं, मुद्दा नहीं बता रहे कि ये मुद्दा था, ये काम किया था, इसलिए जनता हमारे साथ है। देखिए, ये जितनी सारी बातें थी हमने करके दिखाए, जनता ने विकास को देखा था, और विकास के आधार पर जो 55 वोट में बता रहा हूँ आपको, जो बीजेपी का पोलराइज वोट है और बाकी जो नीतीश कुमार जी का वोट है, ये नीतीश कुमार जी का जो मेन वोट बैंक है उसका पोलराइजेशन एनडीए की तरफ हुआ है, जो दिख नहीं रहा है। एग्रेशन वोट 33% दिखता है। उसके कारण ये सारे जो सर्वे आए हैं वो सर्वे फ्लोट करते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि जो अभी तक का जो हमारे पास जो आए हैं वो सब आंकड़े ज्यादा, क्योंकि मैं बिहार में और लगभग 34-35 विधानसभा के नियरेस्ट नीचे जा तक मैंने सर्वे किया, मैं गया भी था, और ऑन फुटिंग मैंने जो देखा है उसके आधार पर मैं दावे से कर सकता हूँ कि बिहार में एनडीए 140 तक जाएगी, यानी 132 से 40 तक जाएगी। ठीक, आपको यानी उम्मीद है कि बहुमत एनडीए हासिल कर लेगा, लेकिन तस्वीर अभी बहुत कांटे की टक्कर है, और एक तरफा भी कई एग्जिट पोल में एक तरफा दिखाई दे रही है। वो आपके लिए, अगर वो नतीजे इर्द गिर्द इसके दिए तो फिर आपके लिए बहुत बड़ा झटका होगा। आरबी उपाध्याय जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जो साइलेंट वोटर की बात हो रही है उसका रुझान इस तरफ क्या होगा, क्योंकि वो बहुत बेहद फैक्टर रखता है बदलाव का? देखिए, जहां तक एक विश्वसनीयता, यानी विश्वास एक शब्द होता है, तो विश्वसनीय, मेरी कई लोगों से बात हुई बिहार में जो इलेक्शन में काम कर रहे थे, इलेक्शन कवर कर रहे थे। देखिए, विश्वसनीयता घटी, और उसका कारण देखिए, आप जंगल राज की बात कर रहे हैं और आरजेडी था सरकार में, आप शामिल थे। तब वो जंगल राज नहीं था, तब वो पार्टी बुरी नहीं थी। और बीजेपी, देखिए बीजेपी के साथ बहुत सारी जो लोग हैं, मेरी उनसे बात हुई, बोले जी पिछली बार हमने बीजेपी के खिलाफ और जेडीयू को वोट किया था कि भी ये बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो बीजेपी के खिलाफ जो अगेंस्ट वोट है वो जेडीयू को मिला। अब इन्होंने क्या किया, अभी बीजेपी के साथ एक गठबंधन कर लिया, उसके साथ सरकार बना ली, तो वो कहते हैं हमें तो ठग लिया,
हमने इसलिए थोड़ा किया था इनको वोट कि बीजेपी के साथ गलबैयां करेंगे, ये तो हमने वोट दिया था कि भाई ये इससे लड़ेंगे और हमें सुरक्षित करेंगे। तो वो बहुत सारे, एक ही फैक्टर नहीं होता, कई फैक्टर इनके खिलाफ जा रहे थे। जो एक दलित का वोट, पासवान का वोट था, वो देखिए चिराग जी अपना अलग हो गए। तो अगर जाति फैक्टर आज है तो पिछले 5 साल में भी जाति फैक्टर था। ये नहीं है कि तब जाति फैक्टर नहीं था। तब आपको सीएम की कुर्सी मिली थी, तब आपको जनता ने विश्वास और भरोसा दिया था पूरा। तो अब ये क्या हो गया कि जाति समीकरण ऐसे कैसे बदल गए। लेकिन मैं फिर बता दूं, कोशिश हुई। सीमांचल में आप देखेंगे AIM को, असदुद्दीन ओवैसी को वहां सिर्फ इसीलिए लड़ाया गया कि जो मुस्लिम वोटर है, एक रणनीति के तहत कि भाई वो कहीं अपनी तरफ कर ले तो हमें उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन देखिए मतदाता भी अक्लमंद और समझदार हो गया है। ठीक, वहां सीमांचल में कई जो मुस्लिम मतदाता है उनसे बात हुई, उन्होंने कहा देखिए जी, वो ओवैसी जी CM बनने नहीं है और उन्हें वोट देने से, बेकार करने से बेटर ये है कि हम RJD को वोट दें। ठीक, तो ये जो कई फैक्टर होते हैं, एक वो मायने रखते हैं। हाँ, तो अलग अलग फैक्टर से। और देखिए शिक्षा की बुरी हालत किसी से छुपी नहीं है। आप स्वास्थ्य की बात करते हैं तो बाहर इलाज कराने जाते हैं, कोई अगर इलाज बिहार में मिल रहा होता, बाहर के राज्य का कोई बिहार में इलाज कराने नहीं जाता। हर मामले में बिहार पिछड़ता चला गया और कोई उस पर कोई काम नहीं हो रहा था। तो जनता में नाराजगी स्वाभाविक है। ठीक है, ऐसा नहीं है। क्यों कि आप कहते हैं कि कागजों में हमने तो बिल्कुल चमका दिया बिहार को, बिहार पूरा उन्नति कर गया। एक तरफ रोजगार नहीं है, शिक्षा का बुरा हाल, स्वास्थ्य, तो जले पर नमक छिड़क रहे हैं। तो जले पर नमक छिड़केंगे तो उससे उम्मीद नतीजे उसके वोट देगा, नजर आने वाले हो सकते हैं। संभव नहीं। ठीक है, संदीप जी, महिला वोटर जो हैं वो भी बड़ी संख्या में घरों से निकल के उन्होंने मतदान किया है और माना यह जाता है कि बिहार चुनाव में महिला वोटर जो है वो एक बड़ा फैक्टर रखती है बदलाव का या समर्थन का। चुनाव में अगर महिला मतदाताओं की बात करें तो उनका पलड़ा किस तरफ आपको दिखाई देता है? क्या नीतीश कुमार ने जो योजनाएं चलाई हैं, जो शराबबंदी की है, उस तरफ समर्थन दिखाई देता है या फिर तेजस्वी के साथ? देखिए, जब बात महिलाओं की आती है तो निसंदेह आदि आबादी के नाम से हम जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाएं कहीं अलग जाके वोट करेंगी और पुरुष कहीं अलग जाके वोट करेंगे। हिंदुस्तान का जो वोटिंग सिस्टम है, आप देख सकते हैं अपने घर में, मैं देख सकता हूँ अपने परिवार में। ऐसा नहीं है कि महिलाएं अलग वोट करेंगी, हम लोग अलग वोट करेंगे। एक कॉम्बिनेशन होता है, घर का कॉम्बिनेशन होता है, फिर परिवार का पारिवारिक कॉम्बिनेशन होता है, और बल्कि यहाँ पे कहते पूरे पूरे गांव डिवाइड हो जाते हैं। अगर उसमें पार्टीबाजी है तो वो 2 खेमे में बच जाता है, 2 जगह वोट चला जाता है, या पूरे गांव के गांव एक तरफा वोट करते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आप तो इस चीज की खुशी मान सकते हैं कि महिलाएं जो कई बार वोट नहीं करती घर की जिम्मेदारी की वजह से या बूढ़ी बुजुर्ग होने की वजह से, उन लोगों ने भी बाहर निकल के वोट किया है और मुझे लगता है उन्होंने सही सोच समझकर बदलाव के लिए वोट किया है। आरबी जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, अभी उन दोनों के पास भी मुझे जाना है, चूंकि सैयद के पास नहीं गया मैं काफ़ी देर से, अजय जी आप भी बने हुए हैं, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा कि बिहार की जो तस्वीर है वो तो हालांकि अभी एग्जिट पोल है, तस्वीर जो है वो 10 को साफ होगी, लेकिन ये एक अनुमान है। ऐसे में तेजस्वी अचानक कैसे एक बड़ा चैलेंज बन गए? क्योंकि 2 महीने पहले तक उतना बड़ा मुद्दा, उतना बड़ा चैलेंज नहीं देखे जा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने रोजगार की बात की तो ऐसा लगा कि चुनाव में बड़ी टक्कर देखी जा रही। देखिए राजेश जी, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। आप दाएं बाएं घुमाने की कोशिश करते हैं, जाति पर, धर्म पर, संप्रदाय पर, पाकिस्तान पर, हिंदुस्तान पर, लेकिन मैं फिर कहूंगा भूखा पेट रोटी मांगता है, बीमार दवा मांगता है, बेरोजगार रोजगार मांगता है। और आप रोजगार की बात न करें तो वो बेमानी हो जाती हैं। आप शराबबंदी की बात कर रहे थे कि भाई आधी आबादी वोट करेगी। देखिए, शराबबंदी सक्सेस नहीं हुई। शराब माफिया कहीं थाने के पीछे या पुलिस के संरक्षण में शराब बिक रही थी, बल्कि और ब्लैक में बिक रही थी। तो महिलाओं को तो लगा कि और ठगा गया, कम से कम पहले 100 रुपए खर्च करता था, आज तो उसके लिए 500 रुपए खर्च कर रहा है। तो देखिए, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं ओवरऑल इस 5 साल का जो कार्यकाल रहा जेडीयू का, वो बहुत अच्छा नहीं रहा। नीतीश जी भले ही सेंटर की योजनाओं के सहारे अपनी नैया पार करने की कोशिश की, कई चैनलों पर मैं सुबह से था, हमने उज्ज्वला योजना में जो सिलेंडर बांटे हैं, मोदी ने जो पेंशन दी है, वो सब लोग हमको वोट करेंगे। अरे भाई, किसको वोट करेंगे?
ये जनता है। बिल्कुल, और सब समझती है जनता। लोकल जो मुद्दे हैं, ठीक, लोकल मुद्दों पे वोट न मांग के, हाँ, राष्ट्रीय मुद्दों की चिंता न करके आप बाया भटिंडा उसको राष्ट्रवाद पे ले जाना चाहें तो फिर कहूंगा कि भूखा पेट तो भैया रोटी उसका राष्ट्र है, रोटी उसका धर्म है, उसको रोटी चाहिए। बिल्कुल, तो भूखा पेट जो है वो रोटी मांगता है। जेडीयू नेता हमारे साथ अंजू जी जुड़ी हैं। अंजू जी, आपकी मैं प्रतिक्रिया लेना चाहता हूं। एग्जिट पोल आ चुके हैं, कांटे की टक्कर है, लेकिन कई एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जो एक तरफा नतीजे दिखा रहे हैं और आपके लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। देखिए ये एग्जिट पोल है और मैं पूरी तरह से मैं आश्वस्त आपको करती हूँ कि सरकार एनडीए की बनेगी, निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बनेगी। ये एग्जिट पोल है। और दूसरी चीज जो अभी मैं सुन रही थी, महिलाएं किसको वोट किया है या महिलाओं ने बड़ी संख्या में जो निकल के वोट किया है, आप लोगों ने ही ड्यूरिंग कैंपेनिंग आप लोगों ने जो कवर किया सारे कार्यक्रम को, नीतीश कुमार जी के भी प्रोग्राम्स को कवर किया और नेता प्रतिपक्ष के भी प्रोग्राम को कवर किया, और आप लोगों ने नहीं दिखाया कि उनकी सभा में महिलाएं नगण्य रहती थी, नहीं रहती थी, और नीतीश कुमार जी की सभा में महिलाओं की भीड़ रहा करती थी। तो इस बात का प्रमाण है कि महिलाएं जो है, महिला सशक्तिकरण जो बिहार में हुआ, जो पूरे देश में एग्जाम्पल सेट किया गया। तो ऐसा आपको क्यों लगता है कि एनडीए की सरकार बनेगी? आपको ऐसा क्यों लगता है? क्या वो मुद्दे रहे जिसपे जनता आपके साथ है? क्योंकि तस्वीर कुछ और दिखाई दे रही है, विपक्ष भी लगातार दूसरे आरोप लगा रहा है, समीक्षक भी अलग समीक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल अब मैं बता रही हूँ कि क्यों हमें ये विश्वास है कि वो एनडीए की सरकार बनेगी, क्योंकि हम लोगों ने न्याय के साथ सबका विकास किया, मानव विकास किया, आधारभूत संरचना में हमारी सरकार ने बेजोड़ और बेमिसाल काम किए। सभी को पता है कि 15 साल पहले की स्थिति क्या थी। सड़क नाम की कोई चीज नहीं थी, बिजली जैसी कोई चीज नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर ऐसा था कि महिलाएं और बिहार की बेटियां तो दूर, बिहार के बेटे और पुरुष भी 5 बजे शाम के बाद से सड़कों पे आने का दुस्साहस नहीं कर सकते थे। पलायन होने लगा था, चिकित्सक बिहार छोड़ करके बाहर जाने लगे थे, व्यापारी भागने लगे थे, ये स्थिति थी। सारी चीजें आप देखें कि आज बिहार में किस तरह बिल्कुल, यानी अभी तो दावे अपने अपने किए जा रहे हैं। शबीबुद्दीन जी 10 सेकंड में आपको दूंगा, आखिरी टिप्पणी आपकी। एग्जिट पोल एक तरफ, आपको क्या उम्मीद? चूंकि 10 को हम फिर बात करेंगे। जी ऐसा है कि मैं किसी एग्जिट पोल पर बिलीव नहीं करता, और ये आप भी भली बात जानते हैं। एग्जिट पोल कुछ और होता है और रिजल्ट कुछ और होता है। बिल्कुल, लेकिन 10 तारीख को एनडीए बहुमत में आ रही है और एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है। चलिए 10 को एक बार फिर बात करेंगे, चूंकि फाइनल तस्वीर जो है, फाइनल मुकाबला वो 10 को होगा। अभी तो अनुमान लगाए जा सकते हैं, एग्जिट पोल हैं, सबके अपने अपने आंकड़े हैं, अनुमान है, लेकिन हम 10 को फिर बात करेंगे। फिलहाल दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सैयद शबीबुद्दीन, अजय सिंह, संदीप चौधरी आपका भी, और आरबी उपाध्याय आपका भी। तो बड़ी बात यह है कि मतदाताओं ने अपना काम कर दिया है। अब जब नतीजे आएंगे तब बिहार की तस्वीर क्या होगी। एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, कुछ एक ऐसे भी एग्जिट पोल हैं जिसमें एक तरफा रुझान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फाइनल तस्वीर 10 नवंबर को साफ होगी जब नतीजे आएंगे। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।